जय हिंद दोस्तों। आज हम लोग इस वीडियो में क्लास 10th बायोलॉजी चैप्टर 7 हमारा पर्यावरण इसके लघु उत्तरीय प्रश्नों को हल करने वाले हैं। तो इससे पहले यदि आप लोग इस चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे, वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के पास शेयर कर देंगे। पहला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक का क्या कार्य है। तो पहले हम लोग यह समझेंगे कि उत्पादक में वैसे जीव जंतु या फिर पेड़ पौधे आते हैं जो कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, वही उत्पादक कहलाते हैं। तो इसका हमें कार्य बताना है। तो लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में उत्पादक जैसे कि हरे पेड़ पौधे सूर्य के प्रकाश को ग्रहण कर भोजन का निर्माण करते हैं, जिन पर अन्य जीव प्रत्यक्ष या फिर अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहते हैं। ये वायुमंडल में ऑक्सीजन तथा कार्बन डाइऑक्साइड गैसों के बीच संतुलन बनाए रखने में सहायक होते हैं तथा हरे पौधे वायुमंडलीय प्रदूषण को नियंत्रित करने में भी मदद करते हैं। तो यहाँ पे हमने इतने सारे इसके कार्यों को देखा। अगला प्रश्न है कि आहार श्रृंखला से आप क्या समझते हैं। तो लिखेंगे कि किसी पारिस्थितिक तंत्र के जीवों की श्रृंखला जिसमें कि ऊर्जा का एक पथीय प्रवाह के रूप में होता है, वही आहार श्रृंखला कहलाती है। अगला प्रश्न है कि पोषी स्तर क्या है। एक आहार श्रृंखला का उदाहरण देकर विभिन्न पोषी स्तर को बताएं। इसका उत्तर लिखेंगे कि आहार श्रृंखला का प्रत्येक चरण यानी कि इसका जो भाग होता है वही स्तर पोषी कहलाता है। इसमें उदाहरण के लिए आप लोग देख सकते हैं कि पहले यहाँ पे घास है, फिर इसको खाएगा ग्रॉस हॉपर, छोटे छोटे कीट होते हैं, फिर इसको गिरगिट्टा खाएगा और फिर इस गिरगिट को बाज खाएगा। तो यहाँ पे देखेंगे कि घास है वह प्रथम पोषी स्तर होगा, ये ग्रॉस हॉपर द्वितीय पोषी स्तर, गिरगिट ये तृतीय पोषी स्तर और ये बाज होगा चतुर्थ पोषी स्तर। तो इस प्रकार से ही इसको वर्गीकृत करके बांटा गया है। तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। 4 नंबर प्रश्न है कि आहार जाल का निर्माण कैसे होता है। इसका उत्तर लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में पाए जाने वाले जीवों की कणियां घास और अन्य पौधे, मेढक, कीट, सर्प, गिरगिट, बाज, पक्षी तथा खरगोश हैं। बाज पक्षी घास खाने वाले कीटों को भी खा सकता है और साथ साथ कीटों को भी खाने वाले मेढक या गिरगिट को भी खा सकता है। इस प्रकार पौधे खाने वाले खरगोश को सांप और सांप को बाज खाता है। इसका परिणाम यह होता है कि ऐसी सारी आहार श्रृंखलाएं एक दूसरे से जाल की तरह जुड़ी हुई रहती है। आपस में जुड़ी हुई ऐसी आहार श्रृंखला आहार जाल का निर्माण करती है। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा यहाँ पे घास, तो इस घास को यहाँ पे छोटे छोटे जो कीट होंगे ये भी खाएंगे, इसको खरगोश भी खा सकता है और इसको देखेंगे इन पौधों को तो चूहा भी खा सकता है। तो इस प्रकार से अब इस चूहा को सांप भी खा सकता है और यहाँ पे देखेंगे कि इस ग्रास हॉपर को गिरगिट भी खा सकता है। तो इस प्रकार से ये सभी मिलकर एक प्रकार के कड़ी यानी कि जाल का निर्माण करती है। तो इसे ही कहा जाता है आहार जाल। 5 नंबर प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र में अपघटनकर्ता की क्या भूमिका होती है। यानी कि जो अपघटन करने वाले होते हैं उनका क्या भूमिका होता है पारिस्थितिक तंत्र में। तो लिखेंगे कि पारिस्थितिक तंत्र में जीवाणु और कवक जैसे सूक्ष्मजीव मृत जैव अवशेषों का अपघटन कर जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में बदल देते हैं, जो कि पौधों के द्वारा पुनः उपयोग में आते हैं। इनके द्वारा प्रदूषण पर नियंत्रण होता है, यानी कि इनके द्वारा भी हम लोग प्रदूषण को नियंत्रित कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि उत्पादक एवं उपभोक्ता में क्या अंतर है। तो देखिए यहाँ पे अंतर लिखेंगे कि उत्पादक अपना भोजन स्वयं संश्लेषित करते हैं यानी कि स्वयं बनाते हैं और किसी अन्य जीव पर निर्भर नहीं रहते हैं, जबकि उपभोक्ता भोजन के लिए पूर्ण रूप से उत्पादकों पर निर्भर रहते हैं यानी कि दूसरे जीवों पर ही निर्भर रहते हैं तथा ये अपना भोजन स्वयं नहीं संश्लेषित करते हैं। यानी कि ये जो उपभोक्ता होते हैं वह अपना भोजन स्वयं नहीं बनाते हैं बल्कि किसी न किसी रूप से किसी अन्य दूसरे जीव पर ही निर्भर रहते हैं। अगला प्रश्न है कि पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न घटकों को एक चित्र से दर्शाएं। तो जैसा कि आप लोग इस चित्र में देख सकते हैं कि ये रहा पारिस्थितिक तंत्र के घटक।
तो इसमें देखेंगे कि पहला आता है पारिस्थितिक तंत्र। इसको दो भागों में बांटा गया है, अजैव घटक और दूसरा जैव घटक। अजैव घटक में आते हैं जैसे कि मृदा, वायु, जल, प्रकाश, ताप इत्यादि। और जैव घटक में आते हैं पौधे, जंतु, मनुष्य, सूक्ष्म जीवधारी इत्यादि। तो आप लोग साथी ये वाला चित्र भी बना लेंगे। जैव आवर्धन किसे कहते हैं? इसका उत्तर लिखेंगे कि जैव आवर्धन वह क्रिया है जिसमें जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट पदार्थों की मात्रा किसी पारिस्थितिक तंत्र के उच्चतर स्तरों में बढ़ती जाती है, अर्थात इनका प्रभाव विभिन्न स्तरों में भिन्न भिन्न होता है। तो यानी कि जैव आवर्धन एक प्रक्रिया का नाम है जिसमें कि वैसे पदार्थ जिसका कि हम लोग पूरी तरह से समाप्त नहीं हो सकता है, तो उस पदार्थों को क्या कहते हैं कि उसकी जो मात्रा होती है वह अलग अलग भागों में बढ़ता चला जाता है। जैसे कभी कुछ उसका उपयोग कर लिए, उसका बनाकर फिर उसको जब वो वस्तु उपयोग में नहीं आ रहा है तो उसको तोड़कर हमने फिर से एक नए वस्तु का निर्माण किया। तो इस प्रकार से उसमें जो ऊर्जा होता है उसका अलग अलग भागों में बढ़ता चला जाता है। अगला प्रश्न है कि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्टों से पर्यावरण को क्या हानि पहुंचती है? इसका उत्तर लिखेंगे कि चूंकि जैव अनिम्नीकरणीय अपशिष्ट लंबे समय तक नष्ट नहीं होते हैं, यानी कि ये खत्म ही नहीं होते हैं, इसीलिए पृथ्वी पर इनके जमाव से वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण तथा मृदा प्रदूषण जैसी समस्या उत्पन्न होती है। इनमें मौजूद रसायन मृदा द्वारा फल, सब्जियों तथा अनाज आदि में अवशोषित होकर मनुष्य तक पहुंचते हैं, जिससे मनुष्य बीमार हो सकता है। तो इतने सारे नुकसान होते हैं। तो जैसा कि हम लोगों ने पिछले भी प्रश्न में देखा था कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ वैसे होते हैं जिसका कि पूरी तरह से समाप्त होना असंभव होता है, यानी कि वे समाप्त नहीं हो पाते हैं। तो जिस कारण से क्या होता है कि वे किसी न किसी अन्य रूप में वातावरण को प्रदूषित करते रहते हैं, और जिस कारण से वे हमारे खाने वाले फलों, सब्जियों इत्यादि में प्रवेश कर जाते हैं, और इसके द्वारा जब हम लोग उस फल को खाते हैं तो इससे वे हमारे शरीर में प्रवेश कर जाते हैं, जिससे मनुष्यों को बीमार होने का बहुत ही ज़्यादा खतरा बना रहता है। तो आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। 10 नंबर प्रश्न है कि कचरा प्रबंधन कैसे किया जा सकता है? इसका उत्तर लिखेंगे कि कचरे को अलग अलग छांट कर कुछ कचरों का पुनः चक्रण किया जाता है, यानी कि उससे फिर से एक नई वस्तु का निर्माण किया जाता है। जिस कचरे का पुनः चक्रण संभव नहीं होता है उसे शहर से बाहर गड्ढे में डालकर ढक देना चाहिए, तथा द्रव कचरे जैसे मल मूत्र, जल एवं अन्य रसायन को खेतों में डालकर ढक देना चाहिए। इस तरह कचरे का प्रबंधन किया जा सकता है। यानी कि हम लोग भी समझते हैं कि कुछ कचरों को तो हम लोग ऐसे ही निपटा देते हैं, यानी कि उसको हम लोग दूसरे रूप में परिवर्तित करके, और कुछ कचरे ऐसे होते हैं जिनका कि निपटारा नहीं किया जा सकता है, तो उसको हम लोगों को शहर से कहीं दूर गड्ढे में डाल देना चाहिए, ताकि उससे कोई भी किसी भी प्रकार का प्रदूषण ना फैले। और जो कचरे द्रव के अवस्था में पाए जाते हैं उनको भी खेतों में डाल देना चाहिए, जिससे कि खेतों में रसायन उपलब्ध हो जाए और इससे कि मिट्टी को कोई हानि भी ना पहुंच पाए। तो इस प्रकार से ही हम लोग कचरे का प्रबंधन कर सकते हैं। अगला प्रश्न है कि ओजोन क्या है, इसके स्तर में अवक्षय होने से हमें क्या नुकसान हो सकता है? तो अभी सबसे पहले हम लोग यह देखेंगे कि ओजोन क्या है। तो लिखेंगे कि ओजोन ऑक्सीजन के 3 परमाणुओं से मिलकर बनने वाली एक गैस है जो वायुमंडल में कम मात्रा में पाई जाती है। यह वायुमंडल में 15 किलोमीटर से लेकर लगभग 50 किलोमीटर की ऊंचाई वाले क्षेत्र के बीच पाया जाता है, जो कि पृथ्वी पर आने वाली पराबैंगनी किरणों को अवशोषित कर लेता है। जिस कारण से पराबैंगनी किरणें होती है वह मानव शरीरों पर नहीं पड़ता है, अन्यथा ये किरणें यदि मानव शरीरों पर पड़ेगी तो इससे बहुत ही ज्यादा नुकसान होगा। बहुत सारे ऐसे रोग होंगे जिसका इलाज करना बहुत ही मुश्किल हो सकता है। तो ये हमने समझा कि ओजोन परत क्या है। अब हम लोग यह समझते हैं कि इसको नुकसान किससे होता है। तो लिखेंगे कि ओजोन स्तर के अवक्षय होने से सूर्य से आने वाली हानिकारक किरण सीधे पृथ्वी पर पहुंच जाएगी। इससे सभी जीव जंतुओं को हानि पहुंच सकता है, यानी कि उसको बहुत ही मात्रा में नुकसान हो सकता है। अगर किसी पोषी स्तर के सभी जीवों को नष्ट कर दिया जाए तो इसका पारिस्थितिक तंत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा?
इसका उत्तर लिखेंगे कि यदि एक पोषी स्तर के सभी जीवों को समाप्त कर दें तो पारिस्थितिक तंत्र संतुलन प्रभावित हो जाएगा। प्राकृतिक की सभी खाद्य श्रृंखलाएं एक दूसरे से जुड़ी हुई है। जब किसी एक कड़ी को पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाएगा तो उस आहार श्रृंखला का संबंध किसी दूसरे श्रृंखला से जुड़ जाता है। यदि आहार श्रृंखला से शेरों को मार दिया जाए, यदि मान लें कि हमने सारे शेर को मार दिए तो घास चरने वाले हिरणों की वृद्धि अनियंत्रित हो जाएगी। क्या होगा कि यदि हम लोग शेर को मार देते हैं तो घास जितने भी खाने वाले जीव होते हैं जैसे कि हिरन, खरगोश, ये सभी, तो उसकी संख्या बहुत ही ज्यादा मात्रा में बढ़ जाएगी। उनकी संख्या बहुत अधिक बढ़ जाएगी। उनकी बढ़ी हुई संख्या घास को खत्म कर देगी और वो वह क्षेत्र रेगिस्तान बन जाएगा। यानी कि जब घास खाने वाले जानवरों की संख्या बढ़ेगी, जैसे मान लीजिए कि हिरन घास खाता है, खरगोश घास खाता है, बकरी घास खाता है, तो यदि जैसे ही इन सभी की संख्या बढ़ेगी तो क्या होगा कि पृथ्वी पर से सारे घास को वो सभी खा जाएंगे, जिस कारण से एक समय ऐसा आएगा कि पूरा जो क्षेत्र होगा वह सिर्फ और सिर्फ रेगिस्तान बन जाएगा। उसमें जितने भी हरे पेड़ पौधे ये सभी होंगे वे सभी समाप्त हो जाएंगे। तो आप लोग समझिए कि यदि किसी भी एक कड़ी को यदि हम लोग समाप्त कर देते हैं पूरी तरह से, तो समझिए कि पूरा पृथ्वी है उसका संतुलन बिगड़ जाएगा। प्रश्न है कि एरोसोल रसायन के हानिकारक प्रभाव क्या है। इसका उत्तर लिखेंगे कि एरोसोल रसायन वायुमंडल में उपस्थित ओजोन स्तर के अवक्षय का एक कारक है, जिससे ओजोन छिद्र का निर्माण होता है। इस कारण सूर्य की घातक पराबैंगनी किरणों को प्रवेश धरती पर हो जाता है, जिससे मनुष्यों में कई तरह की बीमारियां उत्पन्न हो सकती है, जैसे कि त्वचा कैंसर, मोतियाबिंद इत्यादि। अब इसका अगला प्रश्न है कि जैव अनिम्नीकरणीय एवं जैव निम्नीकरणीय अपशिष्टों में क्या अंतर है, उदाहरण सहित समझाइए। तो सबसे पहले हम लोग जैव निम्नीकरणीय पदार्थ का लिखेंगे कि ऐसे पदार्थ जिन्हें जैविक अपघटन के द्वारा पुनः उपयोग में आने वाले पदार्थों में बदल दिया जाता है वे जैव निम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि जंतुओं के मल मूत्र, कागज, पेड़ पौधों के मृत शरीर, ये सभी क्या होते हैं कि इसको हम लोग उपयोग कर सकते हैं। उसके बाद हम लोग लिखेंगे कि जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ की ऐसे पदार्थ जिनका जैविक अपघटन नहीं हो पाता है, जो अपना स्वरूप हमेशा बनाए ही रखते हैं, वे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ कहलाते हैं। जैसे कि कीटनाशक, प्लास्टिक को आप लोग कितना भी जला दीजिए, गला दीजिए, वो कभी भी समाप्त नहीं होगा। तो ये जो प्लास्टिक होते हैं वे जैव अनिम्नीकरणीय पदार्थ है, यानी कि ये कभी भी समाप्त नहीं हो सकते हैं। तो आप लोग इन दोनों में अंतर लिख लेंगे और देखेंगे तो यहाँ पे नीचे में उदाहरण भी दे दिया गया है, आप लोग इसे अच्छे से समझ गए होंगे। अब इसका लास्ट 15 नंबर प्रश्न है कि निचले पोषी स्तर पर सामान्यतः ऊपरी पोषी स्तर की तुलना में जीवों की संख्या अधिक क्यों रहती है। तो हम लोग भी जानते हैं कि ऊपरी पोषी स्तर पर जीवों की संख्या वह बहुत ही कम होती है, किंतु जो सबसे निचली पोषी स्तर होता है उसमें जीवों की संख्या वह बहुत ही अधिक होता है। तो इसका उत्तर हम लोग लिखेंगे कि अधिकतम ऊर्जा उत्पादक स्तर पर संचित होता है तथा इस ऊर्जा में हर पोषी स्तर पर उत्तरोत्तर कमी आती जाती है, अर्थात शाकाहारी तीसरे और चौथे पोषी स्तरों पर स्थित मांसाहारी की अपेक्षा ज्यादा ऊर्जा समृद्ध भोजन का उपयोग करते हैं। सामान्यतः उच्च पोषी स्तर के जीवों को अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए ज्यादा कम मात्रा में खाद्य पदार्थों की जरूरत होती है, अतः निचले पोषी स्तर पर जीवों की संख्या अधिक होती है। यानी कि हम लोग भी जानते हैं कि जैसे मान लीजिए कि कोई एक छोटा बच्चा है तो उसको क्या होता है कि दूध पिलाया जाता है, ताकि उसको ज्यादा दूध पिलाया जाता है ताकि वह ज्यादा स्ट्रांग हो, ज्यादा मजबूत हो। उसको बहुत ही ज्यादा मात्रा में इस चीज की आवश्यकता होती है ताकि उसके शरीर में किसी भी प्रकार की कमी ना हो। यदि उसके शरीर में कमी होता है तो जब आप लोग भी देखते होंगे कि छोटे बच्चे को सुई दिया जाता है जिससे कि उसके शरीर में ऊर्जा बना रहे, उसके लिए समय समय पर उसको टीकाकरण करवाया जाता है ताकि कोई बीमारी ना हो। तो आप लोग समझिए कि इसी प्रकार से ही निचले स्तर पे बहुत ही ज्यादा मात्रा में जीव जंतु पाए जाते हैं, क्योंकि उनको अत्यधिक मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। जबकि ऊपरी पोषी स्तर में देखेंगे तो उसमें जीवों को उतनी ज्यादा मात्रा में पोषक तत्वों की आवश्यकता नहीं होती है, जिस कारण से ऊपरी पोषी स्तर में बहुत ही कम मात्रा में जीव पाए जाते हैं।
तो आप लोग इसे समझ गए होंगे। अभी यहाँ पे सारे प्रश्न सॉल्व हो चुके हैं। यदि आप लोग अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए होंगे तो सब्सक्राइब कर देंगे। मिलते हैं हम लोग फिर एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।